हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। और आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का हम लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि आईवीएफ वाले एग्जाम्पल्स के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। और आज के सेशन में से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड्स में एंड सीईटी में, तो आज का सेशन बिल्कुल मिस मत करना। आई विल मेक श्योर कि मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट में लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकूं, ताकि आपको टॉपिक भी समझ में आ जाए और ज्यादा टाइम भी ना लगे। सो लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जो हमारा ऐप है उस ऐप का नाम है ज्ञान लैब। क्या खास है उस ऐप के बारे में? उस ऐप में जो नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन है, उस सेक्शन में हमने आपको MHTCET 2025 का एक फोल्डर बनाकर दिया है। उस फोल्डर में हमने आपको 1000 MCQs फ्री में प्रोवाइड किए हैं। और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, पूरे महाराष्ट्र के किसी भी यूट्यूबर का एग्जांपल ले लो, किसी ने भी इतने MCQs फ्री में नहीं दिए हैं, स्पेशली रीसेंट PYQs। तो जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उनके लिए ये बार बार याद दिलाती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। आप लोग वो MCQ प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे, MCQs अच्छे से जा सकते हैं और CET एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो जल्दी जल्दी आपको ऐप इंस्टॉल करना है, जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और लॉग इन करने के बाद आपको ये PDF में से MCQ सॉल्व करना स्टार्ट करना है, क्योंकि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इस टॉपिक में से ना आपको गोल्स वाला जो टॉपिक है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसके कैसे आप ये गोल्स अचीव कर सकते हो ये आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा तो क्या प्रॉब्लम होगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करना है, वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम एक ह्यूमन का टोटल हेल्थ चेक करते हैं, टोटल वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल द एस्पेक्ट, इट्स इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट। Therefore, society with people having physically and functionally normally reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions amongst them in all sex related aspect may be called रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। मतलब क्या बोला गया है? एक ऐसी सोसाइटी जहां पे लोग मेंटली, फिजिकली, सोशली, एनवायरमेंटली हर तरीके से हैप्पी हैं, स्ट्रांग हैं, ऐसी सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलते हैं। ऑब्वियसली उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हेल्दी होने चाहिए। ऑफ ऑल द सोशल गोल्स ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है? टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑब्टेन करना। इंडिया बहुत सारे कंट्रीज में से फर्स्ट कंट्री थी जहां पर ये एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था, और वो भी नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑल दीज इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवर वाइडर एरियाज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो अब इस प्रोग्राम में हम कौन कौन से एरियाज कवर करते हैं? ये प्रोग्राम करंटली कौन से पॉलिसी के अंडर चालू है, मतलब कौन से पॉलिसी के अंडर ये काम कर रहा है? द प्रोग्राम्स आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH। ये प्रोग्राम के अंडर हमको ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट देखने मिलता है। मतलब RCH का फुल फॉर्म आपको बोला जाता है, तो फुल फॉर्म क्या आएगा? R मतलब रिप्रोडक्टिव, C मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर एंड H मतलब हेल्थ केयर। सो ये प्रोग्राम के अंडर हम रिप्रोडक्टिव गोल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव गोल्स का मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम का गोल क्या है? हम क्या स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द करेक्ट एज ऑफ रिप्रोडक्शन, what are the precautions you must take to avoid pregnancy, what vaccinations are important during pregnancy। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप हो सके। टू ब्रिंग अबाउट चेंज मेनली इन 3 क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर्स। देखो, 3 प्रॉब्लम है ना जो इंडिया में बहुत कॉमन है और बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज में भी कॉमन है। एक है फर्टिलिटी रेट, टोटल इनफर्टिलिटी रेट। मतलब जितना ज्यादा हम स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं, जितना ज्यादा हम रेडिएशंस के आसपास घिरे हुए हैं, हमारी फर्टिलिटी कम होते जा रही है, मेल्स का स्पर्म काउंट कम होते जा रहा है। स्ट्रेस की वजह से फीमेल्स का PCOS, PCOD का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जिसके वजह से उनके एग की क्वालिटी कम होते जा रही है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है।
तो पहला गोल है इनफर्टिलिटी को कम करना, रिड्यूसिंग इनफर्टिलिटी रेट। दूसरा प्रॉब्लम है इन्फेंट मोर्टेलिटी, अनप्लैंड प्रेगनेंसी या फिर प्री मेच्योर प्रेगनेंसी के वजह से, मतलब आप रेडी नहीं हो, आप फिजिकली रेडी नहीं हो और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो आपका बच्चा प्रॉपरली मेच्योर नहीं होगा और वो पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। सेकेंड प्रॉब्लम, इसको भी हमको कम करना है, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी छोटा बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, उसको हमको कम करना है। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर देखभाल ना होने की वजह से बच्चा पैदा करते करते माँ की डेथ हो जाती है, तो हमको वो प्रॉब्लम भी कम करनी है। तो ये हमारे गोल्स हैं, आरसीएच के गोल्स हैं। अब ये गोल्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव करने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहली बात तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, और ये नॉलेज उनको स्कूल और कॉलेज में ही मिल सकती है, क्योंकि आज भी इंडियन पेरेंट्स इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इन टॉपिक्स पर अपने बच्चों से बात करने के लिए। तो स्कूल एक लौता ऐसा ऑप्शन बचता है जहां पे इन टॉपिक्स पर खुल के बात होनी चाहिए, ताकि बच्चा गलत जगह से इंफॉर्मेशन ना ले। ठीक है, सो बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू यंग पीपल, ताकि बच्चे गलत मिथ या गलत मिसकंसेप्शन के बारे में ना फॉलो करें और वहां पर मतलब कंफ्यूज ना हो जाए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस शुड बी इन्फॉर्म्ड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं जब एक बच्चा बड़ा होता है, जब वो अडल्ट होता है, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसको क्या क्या फील होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सारी चीजें बच्चों को बतानी चाहिए। एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। With the help of audio visual and print media, government and non-government organizations should take various steps. अभी ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे स्प्रेड करोगे? स्कूल में तो टीचर्स बता देंगे, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, और बहुत सारे ऐसे अडल्ट लोग हैं, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या प्रिकॉशन जरूरी है, प्रेगनेंसी के लिए कितने वैक्सीनेशन लेने पड़ते हैं, बच्चे का पैदा होने के बाद क्या क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, नहीं पता बहुत सारे लोगों को, मेरे खुद के एज के लोगों को नहीं पता। तो इन चीजों को इन्फॉर्म करने के लिए आप ऑडियो मतलब ऑडियो विजुअल सोर्स यानी कि टीवी चैनल्स पे, न्यूज के थ्रू या फिर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, रेडियो एफएम पे आप ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट्स आता है उसके थ्रू, या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के थ्रू, खैर न्यूज़पेपर तो आजकल कोई नहीं पढ़ता, लेकिन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। बाय एडुकेटिंग यंगर जनरेशन अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स, कि अगर आप अभी रेडी नहीं हो प्रेगनेंसी के लिए, तो आपके पास बर्थ कंट्रोल करने के क्या क्या मेजर्स हैं वो पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। प्री नेटल, प्री मीन्स बिफोर, नेटल मीन्स प्रेगनेंसी, तो बिफोर प्रेगनेंसी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, माँ का कैसे ख्याल रखना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ आरसीएच प्रोग्राम के अंडर आता है। फिर अवेयरनेस बताना, ताकि लोग पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल कर सके, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करोगे? क्या क्या प्रॉब्लम होता है अनकंट्रोल पॉपुलेशन की वजह से? जॉब्स कम पड़ रही हैं, लोगों का रहने का जगह कम पड़ रहा है, खाने का कमी हो रहा है, हर चीज कम पड़ रही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अनकंट्रोल पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स बताना। ओके, देन सेक्स अब्यूज भी हो सकता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम है आरसीएच प्रोग्राम का। देन बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? इस मेथड में हम बच्चे का सेक्स पता करते हैं, बच्चा मेल है कि फीमेल है, तो वो हमारी कंट्री में टोटली बैन है। बेसिकली एमनियोसिंथेसिस यूज किया जाता है जेनेटिक डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, कि इस बच्चे को कहीं कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। लेकिन इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि हम जेनेटिक डिफेक्ट छोड़ दो, बच्चे को कैंसर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन लड़का होना चाहिए, इतना हमारा मेंटालिटी गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ये टेक्निक इंडिया ने बैन कर दी, भाड़ में जाओ, तुमको जेनेटिक डिफेक्ट भी नहीं पता चलेगा और तुमको जेंडर भी नहीं पता चलेगा। तो ये टेक्निक अपने कंट्री में बैन है। सिर्फ कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे अभी भी ये टेक्निक होती है, लेकिन वहां पे सेक्स नहीं बताया जाता, सिर्फ जेनेटिक डिटर्मिनेशन ही किया जाता है। Then also by creating awareness about child immunization programs, बच्चा पैदा होने के बाद उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ये बताना भी जरूरी है। सिर्फ बच्चा पैदा कर दिया तो वो अपने आप बड़ा नहीं हो जाएगा और हेल्दी नहीं हो जाएगा, उसको बहुत सारा इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन शेड्यूल भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी अवेयरनेस फैलाना, ये सब कुछ आता है आरसीएच प्रोग्राम में। By educating couples to reduce mortality rate of newborns and maternal mortality rate, कपल्स को ये पता होना चाहिए कि दो बच्चों के बीच में कितना गैप रखना है, ताकि बच्चा भी हेल्दी रहे, मदर भी हेल्दी रहे, मदर की भी डेथ ना हो, बच्चे की भी डेथ ना हो। अभी ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें से आपको एक एमसीक्यू पूछा जाता है। इंडिया का पॉपुलेशन
जब इंडिपेंडेंस हो रहा था तभी कितना था, 350 मिलियन। और 2000 आते आते, मतलब ड्यूरिंग 1940s इट वाज 350 मिलियन, 2000 तक पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गया, और 2011 तक पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो गया, और अभी जब 2020 में सेंसस किया गया था तो अपना पॉपुलेशन 1.35 बिलियन था। ये सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए। गवर्नमेंट मतलब इतना तेजी से अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो सीरियस स्टेप लेना ही पड़ेगा। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी देखो, हमारे दो वाला सिस्टम तो गवर्नमेंट ने किया ही है, पर गवर्नमेंट ने ना एक और रूल फॉलो करवाया है लोगों से। अगर किसी घर में 2 बच्चे से ज्यादा पैदा हुए लोग, तो जो तीसरा बच्चा पैदा होगा, इस तीसरे बच्चे का ना राशन कार्ड में नाम आएगा, ना इस तीसरे बच्चे को सेम स्कूल में एडमिशन मिलेगा। जहां पे 2 बच्चे पढ़ते हैं वहां पे तीसरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने ताकि लोग तीसरा बच्चा पैदा ना करे, ताकि 2 ही बच्चों पैदा करो और उतने में ही पॉपुलेशन कम करो। चाइना में तो 1 चाइल्ड रूल कर दिया है, एक बच्चे से ज्यादा जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबको आर्मी में ले लेंगे, तो इसीलिए वो लोग फिर एक ही बच्चा पैदा करते हैं। तो गवर्नमेंट ना अलग अलग स्टेप्स उठा रही है ताकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। The most important step to overcome this problem is to motivate society to have smaller families. अभी गवर्नमेंट कितना भी रूल बना दे, अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फायदा, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। तो लोगों का दिमाग चलाना इधर जरूरी है। टू मोटिवेट फैमिलीज इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके लिए अलग अलग बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पता होना जरूरी है। अब बर्थ कंट्रोल मेथड्स की हम बात करें तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स की मदद से हम अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, हम अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की मदद से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, जो यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, जो अच्छे से प्रॉपरली काम करे और जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, तो ही लोग उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करेंगे, ओके। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स 2 टाइप का होता है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अभी टेम्पररी मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो टेम्पररी में 5 से 6 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है नेचुरल मेथड या सेफ पीरियड। इसका मैं लॉजिक बताती हूँ। देखो, समझो फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक आपको ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स आए हैं और ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज योर मेंस्ट्रुअल फेज। 6th डे से आपका चालू होता है प्रोलिफरेटिव फेज, 13th डे तक चलता है प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब यहाँ पर आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। और 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है और अंडा निकल जाता है। ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ और इसमें से अंडा निकल गया। तो ये वाला जो फेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। और फिर ओव्यूलेशन होने के बाद 15th डे से लेकर 28th डे तक आपका चलता है सेक्रेटरी फेज, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। तो अभी सेफ पीरियड या नेचुरल रिदम पीरियड या नेचुरल मेथड, इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स पीरियड्स आने से 1 हफ्ता पहले या पीरियड्स आने के 1 हफ्ते बाद करते हो तो इट इज कंसिडर्ड सेफ। पीरियड्स आने से 1 हफ्ता पहले मतलब यहाँ पर 21st डे से लेकर 28th डे तक अगर आप इंटरकोर्स करते हो, और पीरियड्स आने के 1 हफ्ते बाद मतलब यहाँ पर 5th डे से लेकर अगर आप 10th डे तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो ये पीरियड और ये पीरियड सेफ माना जाता है। पीरियड्स का 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर ये सेफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन दूर दूर तक हुआ नहीं है। ओव्यूलेशन के टाइम पे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो प्रेगनेंसी होगी, ओव्यूलेशन से पहले या ओव्यूलेशन के बाद अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन नेचुरल मेथड द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूज्ड। 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंसिडर्ड सेफ पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है। ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। लेकिन मैम क्या ये मेथड सक्सेसफुल है? नहीं। द ड्रॉबैक लाइज इन हैविंग हाई रेट ऑफ फेलियर। इस मेथड के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कभी कभी तो पीरियड्स के टाइम पे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो भी प्रेगनेंसी हो जाती है। सो सिर्फ इस मेथड पे डिपेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, इट इज अ रिस्की मेथड। दूसरा मेथड क्या है प्रेगनेंसी को रोकने का? कोइटस इंटरप्टस, जिसको पीनस विथड्रॉवल बोलते हैं। बेसिकली जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल्स अपना पीनस फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि सीमन रिलीज करने से पहले ही मेल अगर अपना पीनस बाहर निकाल ले तो फिर सीमन वजाइना में नहीं जाएगा, जिसके वजह से स्पर्म नहीं एंट्री करेंगे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीमन रिलीज होने से पहले एक फ्लूइड निकलता है, प्री इजैकुलेशन फ्लूइड, इसमें भी स्पर्म्स होते हैं।
तो आप सीमेन रिलीज करने से पहले पीनस अगर बाहर निकाल लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्पर्म अंदर नहीं गया, बट ऐसा नहीं होता है। सीमेन निकलने से पहले जो फ्लूइड आता है, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, अगर उसमें स्पर्म हुआ तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इट कैन कॉज फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इस मेथड की भी सक्सेस रेट कम है। दिस मेथड ऑल्सो हैज ड्रॉबैक्स। तीसरा मेथड आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब इस मेथड में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। स्टार्टिंग के 6 महीने जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कंपलसरी माँ का दूध पीना पड़ता है। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक जब तक बच्चा मम्मी का दूध पी रहा है तब तक मम्मी को पीरियड्स नहीं आएंगे, और उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर पीरियड्स नहीं आए, देखो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि पीरियड्स नहीं आएंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो अंडा रिलीज नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन अब आप लोग बोलोगे मैम मेरे काकी को बच्चा पैदा होने के 2 महीने बाद पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए थे। इट इज नॉर्मल, हो सकता है। मेरे घर पे खुद मेरे रिलेटिव्स है, बच्चा पैदा होने के 3 महीने बाद उनको पीरियड स्टार्ट हो गए, और उन्होंने फिर 3 महीने के बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो 9 महीने के अंदर फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मतलब 1 साल में 2 बच्चे हो गए, एक बच्चा हुआ फिर 1 साल के बाद दूसरा बच्चा हो गया, दोनों में सिर्फ 1 ही साल का गैप है। ऐसा भी होता है, तो इसके भी कोई गारंटीड चांसेस नहीं है। इसका सिंपल लॉजिक है, जब तक पीरियड्स नहीं आएगा तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। जैसे ही पीरियड्स आना स्टार्ट हो गया, इट इज नॉट सेफ। सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो दिस चांसेस आल्सो हैज हाई चांसेस ऑफ फेलियर। नेक्स्ट होता है केमिकल मीन्स, स्पर्मिसाइड्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं, उनको अगर प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो वो कोई टैबलेट या जेली या फोम या क्रीम यूज करते हैं फीमेल पार्टनर के वजाइना में बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उससे क्या होगा कि फीमेल के वजाइना में ये क्रीम हमने लगा दी, तो अब जब स्पर्म आएंगे ये स्पर्म इस क्रीम पे अटक जाएंगे, दे विल अधेयर टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से स्पर्म मूव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन इसका एलर्जिक रिएक्शन होता है फीमेल की बॉडी में, एंड दिस मेथड आल्सो हैज चांसेस ऑफ फेलियर। गलती से 400 मिलियन स्पर्म में से एक स्पर्म भी बच के अगर आगे चला गया तो खत्म, प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो दिस मेथड इज आल्सो नॉट सेफ। अब आता है नेक्स्ट मेथड, दैट इज मैकेनिकल मेथड। ये मेथड थोड़ा सेफ होता है। यहाँ पर हम फिजिकल बैरियर्स यूज करते हैं, स्पर्म और ओवम को मिलने से हम रोकते हैं, एंड दिस मेथड आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है कॉन्डम, ये मेल यूज करते हैं। इट इज अ थिन रबर विच इज यूज टू कवर द टिप ऑफ द पीनस। पीनस के ऊपर ये ऐसा रबर शीट रखते हैं, इस रबर को नीचे खींचते हैं। इस रबर को नीचे खींचोगे तो एक रबर मतलब पीनस के ऊपर ऐसा रबर का कवर बन जाएगा, और फिर जो भी सीमेन रिलीज होगा वो सीमेन यहीं पर जमा हो जाएगा। फीमेल के वजाइना में ये सीमेन जाएगा ही नहीं, पूरा सीमेन इसी में जमा हो जाएगा। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया कभी भी कॉन्डम यूज करके तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे, क्योंकि सारा स्पर्म अंदर ही जमा हो गया है, बाहर आया ही नहीं। फिर आप पीनस बाहर रिमूव करके वो कॉन्डम रिमूव करके फेंक सकते हो, एक ही टाइम यूज कर सकते हैं। तो जब आप कॉप्यूलेशन करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, उस टाइम पे इफ यू यूज दिस थिंग यू विल अवॉइड प्रेगनेंसी। इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल ट्रैक्ट एंड दिस कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ऑलमोस्ट सबको पता है ये मेथड, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हिंदी में इसको निरोध बोला जाता है, मेल्स यूज करते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री भी मिलता है। इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कार्डेड आफ्टर एवरी यूज। एक ही बार आप इसको यूज कर सकते हो और फिर फेंकना है। कॉन्डम इज ऑल्सो अ सेफगार्ड अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एड्स, क्योंकि देखो ये बीमारी सेक्सुअल फ्लूइड से फैलती है, तो अगर आप कॉन्डम यूज करोगे तो आपको ये बीमारी भी नहीं होगी, प्रेगनेंसी तो नहीं होगी पर ये बीमारी भी नहीं होगी। नेक्स्ट, नाउ कम्स डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट। इसको हम फीमेल कॉन्डम बोलते हैं। ये देखो ऐसा दिखता है, ये बेसिकली ये अपने फीमेल का वजाइना है, ये सर्विक्स है और ये यूटेरस है। तो ये ना, ये जो कैप है, ये कैप यहाँ पे अटकाया जाता है, ऐसे ये कैप यहाँ पे प्लेस किया जाता है ताकि मेल का पीनस अगर आया तो वो यहाँ पे सीमेन रिलीज करेगा, लेकिन ये स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे, तो इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम। द डिवाइस इज यूज्ड बाय फीमेल, इट इज मेड अप ऑफ रबर। ये प्रेगनेंसी रोकता है क्योंकि स्पर्म ब्लॉक हो जाते हैं। ये डिवाइस फीमेल के सर्विक्स में एंटर किया जाता है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे यूज किया जाता है। तो मैम ये भी फेंकना पड़ता है क्या हर बार यूज करने के बाद? नहीं, ये 2-3 साल तक चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड एंड द क्वालिटी। आप इसको हर बार रिमूव करके वॉश करके फिर से रीयूज कर सकते हो।
तीसरा आता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जो इंडिया की 90% औरतें करती है, आईयूडी, कॉपर टी वगैरह के नाम से फेमस है। तो ये केमिकल डिवाइस या प्लास्टिक या मेटल ऑब्जेक्ट रहते हैं, एक ट्रेन डॉक्टर या नर्स ही आईयूडी आपके यूट्रस में प्लांट करते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। द डिवाइसेज इंक्लूड लिप्स लूप, इंडिया में ये बैन हो चुका है, ऐसा दिखता है, ये बैन हो गया है। दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ये हमारे इंडिया में देखा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स सीईटी में पूछे जाते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरा आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जो कि है LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करना है। अब ये काम कैसे करते हैं ध्यान से देखो। ये जो लिप्स लूप है ये धागे जैसा रहता है, 1S एंड 2S, डबल S जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, जैसे ही स्पर्म आएंगे ना, ये फीमेल के यूट्रस में लगाया जाता है। जैसे ही स्पर्म आएंगे, ये लिप्स लूप मैक्रोफाज को अट्रैक्ट करता है। आपका मैक्रोफाज इस स्पर्म को खाने लग जाता है। मैक्रोफाज इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, और फिर स्पर्म मर गए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर इस मैक्रोफाज को खाने के लिए स्पर्म नहीं मिला, तो ये मैक्रोफाज आपके यूटरस को खाने लगेगा और फिर यूटरस इन्फेक्ट हो जाएगा। भाई मुझे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर में कभी तो प्रेग्नेंट होना है, लेकिन अगर मेरा यूटरस ही खत्म हो गया तो मैं प्रेग्नेंट कहां से होंगी। इसीलिए ये लिप्स लूप इंडिया में बैन कर दिया। दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। देखो हमने क्या पढ़ा था, स्पर्म की स्पीड बढ़ाने के लिए हम स्पर्म का कैपेसिटेशन करते हैं, यानी उसको कैल्शियम देते हैं। याद है, स्पर्म की स्पीड बढ़ाने के लिए हमने स्पर्म को कैल्शियम दिया था। देखो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, याद होना चाहिए वैसे तो तुमको, फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में। हाँ, स्पर्म की स्पीड बढ़ाने के लिए हम स्पर्म को कैल्शियम देते हैं, याद है, कैपेसिटेशन करते हैं, कैल्शियम देते हैं, जिससे स्पर्म की स्पीड बढ़ जाएगी। अभी कैल्शियम दिया तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन कैल्शियम का उल्टा काम करता है कॉपर। अगर मैं स्पर्म को कैल्शियम दूंगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन मैंने उसको कैल्शियम नहीं दिया, मैं उसको दे रही हूँ कॉपर। अगर मैं स्पर्म को कॉपर दूंगी तो कैल्शियम का उल्टा काम करेगा, ये स्पर्म की स्पीड को स्लो कर देगा, और जिसके वजह से स्पर्म की फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। स्पर्म वैसे ही जिंदा रहते हैं 24 आवर्स के लिए, 24-48 आवर्स के लिए। अगर वो स्लो हो गए तो वो टाइम से यूटरस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और यूटरस तक पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाएगी। तीसरा आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, हम इसको यूटरस पे प्लांट करते हैं। ये हमारे यूटरस को और हमारे सर्विक्स को अनसूटेबल बना देता है, मतलब एक म्यूकस लेयर बना देता है जिसमें स्पर्म अटक जाते हैं, जिसके वजह से स्पर्म वहीं पे अटक के वहीं पे मर जाएंगे। ये प्रेगनेंसी को डिले करके रखता है, रोक के रखता है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ये कॉपर टी या हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये जो ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये जो नीडल होता है, ये नीडल अगर इधर उधर घुस गया तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी पीरियड्स के टाइम पे ये अपने आप भी बाहर आ जाता है, बहुत रेयर केस में, पर ऐसा हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, अचानक से बाहर आ गया, अंदर ही कभी कभी ब्लीडिंग हो जाना, हेमोरेज यानी ब्लीडिंग, या फिर इन्फेक्शन, ये सब आईयूडीज के ड्रॉबैक है, बट ये रेयरली होते हैं, तो इसके प्रेगनेंसी को रोकने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल डिवाइस, यानी कि कैप्सूल्स, टैबलेट्स लेना। ये ओरल डिवाइसेस है, यहाँ पर हम पिल्स के फॉर्म में प्रेगनेंसी रोकते हैं। ये ओरल कंट्रासेप्टिव है विच इज यूज्ड बाय द फीमेल। इस पिल में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे आई पिल वगैरह आपने सुना होगा, उस पिल में क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन। ओव्यूलेशन होने से पहले अगर आपने ये पिल्स ले लिया तो ये ओव्यूलेशन रोक देगा, अंडा रिलीज नहीं होने देगा, क्योंकि ये पिल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कब बनता है अपनी बॉडी में, ओव्यूलेशन होने के बाद। लेकिन अगर मैंने पिल ले लिया तो मेरी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन पहले से आ गया, तो अभी मेरे ब्रेन को क्या लगेगा कि ये फीमेल पहले से प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन है। तो हमारा ब्रेन LH हार्मोन नहीं बनाएगा। देखो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर पहले से है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड LH हार्मोन नहीं बनाएगा, LH हार्मोन नहीं बनाएगा। LH हार्मोन नहीं बना तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो अगर आप ये पिल्स लेते हो तो इससे ओव्यूलेशन नहीं होता है, और ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वेट गेन होता है, वॉमिटिंग होता है, हेयर लॉस होता है, क्योंकि आप बॉडी का नेचुरल हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो बेसिकली ये पिल्स क्या करते हैं, अगर आप इसको ओव्यूलेशन से पहले लोगे तो ही ये पिल्स काम करेंगे। ओव्यूलेशन होने के बाद आपने ये पिल्स लिया तो इसका कुछ काम नहीं है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, यानी कि अंडा रिलीज नहीं होगा एंड दस प्रेगनेंसी नहीं होगी। दे ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये और एक काम करते हैं, ये सर्विक्स के ऊपर ऐसा म्यूकस बना देते हैं जिसकी वजह से स्पर्म को आगे जाने की जगह ना मिले। ओके, द पिल्स हैव साइड इफेक्ट, जैसे उल्टी जैसा होना, वेट गेन, ब्रेस्ट एकदम कड़क हो जाना, स्वेल हो जाना, थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस आना बिना पीरियड्स के। तो इसके लिए ना, ये साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए लखनऊ के एक लेबोरेटरी में एक पिल डिजाइन की गई, सहेली पिल। ये सहेली पिल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, लेकिन इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, मतलब इसमें हैवी हॉर्मोन्स नहीं है। ये सेम काम करेगा, ये सर्विक्स के ऊपर म्यूकस बना देगा जिससे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन इसके पास प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा नहीं है, तो ये हार्मोन साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इट इज नॉन स्टेरॉइडल, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स कम है। और ये वाले पिल्स रोज खाने पड़ते हैं, लेकिन सहेली पिल हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी पड़ती है एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। ये फीमेल्स को फ्री में गवर्नमेंट देती है, उनके आंगनवाड़ी वगैरह में जो भी होता है। और 7वां कॉन्ट्रासेप्टिव है इम्प्लांट। अभी ये इम्प्लांट दिखने में माचिस की लकड़ी जैसा है, ये आपके फोर आर्म पे यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, एक बार डाल दिया तो 2-3 साल तक वहीं रहता है। ये सेम पिल्स का काम करता है। इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय फीमेल। दिखने में ये मैच स्टिक के साइज का होता है, आपके अपर आर्म में इंजेक्ट किया जाता है। इसके पास भी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन है सेम इसके जैसा, बस फर्क ये है कि ये 3 से 4 साल 5 साल तक टिक सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। ये इम्प्लानॉन है, ऐसे नेक्सप्लानॉन और अलग अलग ब्रांड्स भी आते हैं। ओके, अब आता है परमानेंट मेथड। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगर आपको प्रेग्नेंट होना ही नहीं है या फिर आपका एक बच्चा हो गया है, अब आपको और बच्चे पैदा नहीं करने हैं, तो आप परमानेंट सर्जरी करवा लो। क्या होता है इसमें, ये इरिवर्सिबल मेथड है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। द परमानेंट कंट्रोल मेथड इन मेन इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, और फीमेल में इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये देखो, मेल्स में हम बोलते हैं ना नसबंदी कर दिया, तो मेल्स में वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। तो अभी इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि अगर मेल अपनी नसबंदी कराएगा तो उसकी मर्दानगी कम हो जाएगी, उसका सेक्सुअल प्लेजर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो, आपका ये जो वास डिफरेंस है, इससे सिर्फ स्पर्म ऊपर आता था, बाकी जो भी प्लेजर वाला फ्लूइड है या जो सेक्सुअल फ्लूइड है वो सब तो इधर से रिलीज होता है ना। सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड आता है, इजैकुलेटरी डक्ट से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, कॉपर्स ग्लैंड से, बाकी सब लिक्विड तो एज इट इज आने वाला है। हमने सिर्फ यहाँ पर स्पर्म की एंट्री बंद की है। वी हैव ओनली ब्लॉक्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो सको। दैट इज वेसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। यहाँ पे हम वास डिफरेंस कट करते हैं, इसीलिए इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। आप नाम से याद रख सकते हो। और यहाँ पे हम ट्यूब कट करते हैं, इसीलिए इसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। बेसिकली इसको कट नहीं करते हैं, इसको फोल्ड करके बांध देते हैं, ताकि ये स्पर्म अगर इधर से आया तो ये स्पर्म आगे ना जा सके, क्योंकि यहाँ पे आपका अंडा रिलीज हुआ है, यहाँ पे आपका एग है। अगर ये स्पर्म आगे नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। कभी कभी ऐसे लाखों केसेस में होता है, लाखों में से कोई एक केस ऐसा होता है कि ये गांठ खुल जाती है और जॉइंट हो जाता है और स्पर्म चला जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है, मेरे गांव में हुआ है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में 99.9% इट इज सेफ। तो यहाँ पर सर्जिकल मेथड है। वेसेक्टोमी में हम वास डिफरेंस का छोटा सा पार्ट कट करके बांध देते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब कट करके बांध देते हैं। तो इससे आपका गैमेट का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लॉक हो जाता है। अगर गैमेट आगे जाएगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लीगल अबॉर्शन बोलते हैं इसको सिंपल भाषा में। इट इज अ वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब आप तीसरे चौथे महीने में अगर अबॉर्शन करा रहे हो तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ये कब करवा सकते हो आप, अगर आपकी प्रेगनेंसी अनवांटेड है, जैसे रेप केस में हो सकता है, या फीटस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रहा है उस केस में। इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर अबॉर्शन करना है तो स्टार्टिंग के 3 महीने में ही सेफ माना जाता है, क्योंकि फीटस की जो हाइट है, जो उसकी लेंथ है, वो छोटी होती है। अगर फीटस डिफेक्टिव डेवलप हो रहा है तो वो कैसे पता चलेगा कि फीटस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रहा है? एमनियोसिंथेसिस की मदद से, जो मैंने अभी बताया था आपको। एमनियोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, ये देखो इधर दिया है। एमनियोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, फीटस के एमनियोटिक फ्लूइड में से पहले तो फीटस का
सोनोग्राफी करते हैं, उसका पोजीशन चेक करते हैं, फिर नीडल की मदद से थोड़ा सा उसका एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में जो फीटस के सेल्स हैं, इन सेल्स को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, और फिर ये जो सेल्स नीचे सेटल हुए हैं इसका हम जेनेटिक एनालिसिस करेंगे। करियोटाइपिंग मींस इसका जेनेटिक एनालिसिस करना। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि सारे क्रोमोसोम्स बराबर है तो है कि नहीं, कहीं ये बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं टाउ सिंड्रोम तो नहीं है। अलग अलग सिंड्रोम्स होते हैं, हम वो चेक करते हैं। लेकिन इंडिया में लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बच्चा मेल है कि फीमेल है, इसीलिए इंडिया में टेक्निक बैन है। हम बीमारी पता करने के लिए टेक्निक करते हैं, ठीक है। तो एमनियोसिंथेसिस में अल्ट्रासाउंड करके नीडल की मदद से हम बच्चे का जेनेटिक डिफेक्ट पता कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये टेक्निक मिसयूज होती है बच्चे का सेक्स पता करने के लिए, और फिर अगर लड़की हुई तो फीटस का अबॉर्शन कर देते हैं, जो कि इलीगल है। इसीलिए इंडिया में ये टेक्निक जो है, इट इज विथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। ये कंडीशन इंडिया में मतलब कुछ ही हॉस्पिटल्स हैं जो एमनियोसिंथेसिस करते हैं, और वो भी प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं, और इसीलिए एक्ट 1971 में स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया गया था कि अगर आप एमनियोसिंथेसिस का गलत यूज करोगे तो आपका लाइसेंस छीन सकता है। इसके रिस्क क्या है एमनियोसिंथेसिस के? मिस कैरेज हो सकता है, अगर गलत जगह पे नीडल लग गया, नीडल इंजरी हो सकती है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो सकता है, या बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये टेक्निक रिस्की भी होती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 3 ऑफ एक्ट 1971 वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट में क्या बोला गया है? इलीगल अबॉर्शन रोकना है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रोकना है, क्योंकि बहुत बार अबॉर्शन करने के टाइम पे मदर की भी डेथ हो जाती है अगर फीटस ज्यादा बड़ा हो गया है तो। As per the provisions, only the consent of the woman whose pregnancy is terminated is required. देखो कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, बहुत सारी मूवीज भी हैं इसके ऊपर कि माँ को फर्क नहीं पड़ता लड़का है कि लड़की है, लेकिन उसकी फैमिली को लड़का ही चाहिए, इसीलिए फैमिली वाले अबॉर्शन करवा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जिसको अबॉर्शन करना है सिर्फ उसका कंसेंट लिया जाएगा, जो औरत प्रेग्नेंट है सिर्फ उसका कंसेंट लिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है तो आपके पास पहला ऑप्शन है विद इन फर्स्ट 12 वीक्स। आप स्टार्टिंग के 3 महीने में अगर अबॉर्शन कर रहे हो तो सेफ है। वैसे में सिर्फ आपको एक डॉक्टर का, रजिस्टर्ड डॉक्टर का साइन लगेगा, फॉर परमिशन लगेगी फॉर टर्मिनेशन। और अगर समझो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा नॉर्मल था, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते ही बच्चे की डेवलपमेंट स्टॉप हो गई, तो अब आपको अबॉर्शन करना है चौथे 5वें महीने में। सो मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 20 वीक्स। तो ऐसे में आपको 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की सिग्नेचर लगती है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओपिनियन इज मैंडेटरी। आप ऐसे मन किया इसलिए अबॉर्शन करा लिया, ऐसा नहीं कर सकते, डॉक्टर्स का ओपिनियन होना जरूरी है। और कैसे केस में आप अबॉर्शन करा सकते हो? अगर फीटस की लाइफ को खतरा है, या प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को खतरा है, या फीटस की हेल्थ प्रॉपर नहीं है, या फिर अनवांटेड चाइल्ड है, ऐसे केस में आप अबॉर्शन करा सकते हो। अब नेक्स्ट आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका दूसरा नाम है वेनेरियल डिजीज, या फिर इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोला जाता है। इसके 2 एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं, एक है सिफिलिस और एक है गोनोरिया। अब सिफिलिस और गोनोरिया में क्या होता है? सिफिलिस होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से, आपको ये नाम पूछा जाता है, और गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरिया की वजह से। दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हमारी बॉडी में सिफिलिस इन्फेक्शन फैलने के लिए 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है, और गोनोरिया मेल्स में फैलने के लिए 2 से 14 दिन और फीमेल्स में फैलने के लिए 7 से 21 दिन। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, इन्फेक्शन साइट के बारे में क्या बोला है, म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, रेक्टल एंड ओरल रीजन। ये बैक्टीरिया यूजुअली कहाँ पे जाके ग्रो होता है? हमारे जेनाइटल रीजन में, आपके सर्विक्स और वजाइना में और पीनस में। और ये बैक्टीरिया भी सेम जेनाइटल रीजन में ग्रो होगा, यूरिनरी ट्रैक में ग्रो होगा, और ये आपके थ्रोट और आईज में भी ग्रो हो सकता है। अगर आपने हाथ नहीं धोया, ऐसे सुसु करके और हाथ नहीं धोया और आंख में हाथ लगा लिया, तो ये बैक्टीरिया इधर पे भी ग्रो हो सकता है। अभी इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको सिफिलिस हुआ है या गोनोरिया हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिफिलिस में क्या होता है, आपकी बॉडी में छोटे 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 ऐसे दाने उठने लगते हैं, जैसे देवी आती है ना वैसे। इट कॉजेज लीजन, लीजन मीन्स छोटी छोटी फोड़ी, जिसको बोलते हैं चैंकर। चैंकर, और ये बॉडी में कम होता है लेकिन आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में ज्यादा होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑन एक्सटर्नल जेनिटिलिया। फिर स्किन रैशेस होते हैं, बुखार आती है, अरे स्किन रैशेस होते हैं, फीवर हो जाता है,
जॉइंट्स वगैरह दुखने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस हो सकता है, आपका ब्रेन और हार्ट भी फेल हो सकता है। तो ये सिफिलिस के सिम्टम्स हैं। गोनोरिया में क्या होता है, गोनोरिया में छाले नहीं आते हैं, मतलब छोटी छोटी फोड़ी नहीं आती है, इसमें पस जमता है। आपका जो पीनस है यहाँ पे सीधा पस जम जाएगा, तो आप सुसु भी करोगे ना तो भी बहुत ज्यादा पेन होगा। यहाँ पे यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाता है, पस बन जाता है पीनस में, सुसु करते टाइम बहुत ज्यादा जलन होती है, पेन होता है और जॉइंट पेन्स होता है। फीमेल में क्या होता है, उनका यूरिनरी ट्रैक इन्फ्लेम हो जाता है, स्वेल हो जाता है, गैमेट्स स्टेराइल हो जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आर्थराइटिस होता है। अभी समझो कोई औरत पहले से गोनोरिया है और उसको बच्चा पैदा हुआ, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे गोनोरिया हुआ और उसको बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा जब बाहर आएगा ना, उसकी आंखों में वो बैक्टीरिया चला जाएगा और वो बच्चा ब्लाइंड पैदा होगा। द चिल्ड्रन born to affected mothers suffer from gonococcal ophthalmia and gonococcal vulvovaginitis of girls before puberty। मतलब उन बच्चों की बॉडी में पहले से ये बैक्टीरिया है, तो उनकी आंखें एकदम पस से भरी रहेंगी। अगर लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है तो आंख खराब हो सकती है। अगर फीमेल पैदा हुई है तो वो जो फीमेल पैदा हुई है वो बच्ची का आगे जाके वजाइना डिफेक्टिव हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी इससे बचना है तो क्या कर सकते हैं, सेक्स प्रैक्टिस सुधारो, हाइजीन रखो, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करो, कॉन्डम यूज करो, दोनों में सेम आएगा। ट्रीटमेंट क्या है, सिफिलिस ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक हो सकता है। सिफिलिस को ठीक करना है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, और गोनोरिया को ठीक करना है तो सेफिक्सिम एंटीबायोटिक है। तो आपको ये नाम, ये सिम्टम्स और ये नाम याद रखना है फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां तक सबको क्लियर है? यस। अब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है वो देखते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू कंसीव नेचुरली। मतलब आप बिना प्रोटेक्शन के 1 साल से कंटिन्यू सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो लेकिन फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, यानी कि या तो आपके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है या तो आपके एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी होने के रीजंस क्या हैं? फिजिकल रीजन, बॉडी हेल्दी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हो, जेनेटिक रीजन हो सकता है, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। कॉमन कॉजेस फीमेल्स में होते हैं पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूटरस अनहेल्दी होना यानी एंडोमेट्रियोसिस, और मेल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लो स्पर्म काउंट एंड स्मॉल साइज ऑफ पीनस। बिफोर 1978 जो कपल्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकते थे उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो बच्चा अडॉप्ट करो या तो बिना बच्चे के रहो। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फर्टिलिटी ड्रग्स की मदद से आप स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हो, टेस्ट ट्यूब बेबीज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्रीन, सरोगेट मदरहुड एक्सेट्रा। तो जो कपल्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकते लेकिन उनको बच्चा चाहिए, उनके लिए जो नया मेथड डिस्कवर किया गया है उस न्यू मेथड को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको हम? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है आईवीएफ। वो गुड न्यूज में बताया था ना, गुड न्यूज मूवी, बैड न्यूज मूवी। गुड न्यूज में ये बताया था आईवीएफ के बारे में। बेसिकली आईवीएफ में क्या होता है, यहाँ पर हम मेल का स्पर्म लेते हैं, फीमेल का एग लेते हैं बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में, और उसको टेस्ट ट्यूब में या फिर एक पेट्री डिश में, ऐसा प्लेट होता है, इसके अंदर स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट है, अगर मैंने डायरेक्ट इस जाइगोट को वापस इम्प्लांट किया तो मैं इसको फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करूंगी जो इसकी ओरिजिनल जगह है, फिर ये अपने आप सेल डिवीजन करके आगे आगे जाएगा। लेकिन अगर मुझे श्योर होना है कि ये जाइगोट अच्छा है कि नहीं है तो मैं थोड़े दिन के लिए इसको इधर ही ग्रो होने दूंगी, और जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट यूटरस में ट्रांसफर करूंगी। देखो, अगर जाइगोट को ट्रांसफर करना है तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाना चाहिए क्योंकि जाइगोट की असली जगह फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर एम्ब्रियो बन चुका है तो अब फेलोपियन ट्यूब में डालने की जगह नहीं है क्योंकि अब एम्ब्रियो की जगह तो यूटरस में है। तो यहाँ पर हम टेस्ट ट्यूब या प्लेट में जाइगोट फॉर्म करते हैं और इस जाइगोट को फिर हम फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूटरस में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो बच्चा अच्छे से ग्रो हो सके। ओके। अब जिफ्ट मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपको बोर्ड्स में, सीईटी में फुल फॉर्म पूछा जाता है। जो मैंने इधर बताया दैट इज जिफ्ट, जाइगोट को ट्रांसफर करना। जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, स्पर्म लिया, एग लिया, फ्यूज किया, फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना और जाइगोट को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। अभी इतना मेथड क्यों किया मैंने, इतना सारा प्रोसेस? मुझे जब जाइगोट को वापस फेलोपियन ट्यूब में डालना था तो मैंने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि
आपके फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो आपका स्पर्म आपके एग के पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मुझे ये एग को बाहर निकालना पड़ेगा, स्पर्म को बाहर निकालना पड़ेगा, दोनों को मुझे फर्टिलाइज करना पड़ेगा, और फिर जब ये जाइगोट बन जाएगा, मैंने इसको बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला, दोनों को फर्टिलाइज किया, और अब मेरा जो जाइगोट बना उसको मैंने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पर क्या होता है, जिफ्ट हम कब करते हैं, जब हमारे फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है। तो यहाँ पर हम अंडा बाहर निकालते हैं ओवरी से, उसको स्पर्म के साथ फ्यूज करते हैं, और जैसे ही जाइगोट बन जाता है, अब इस जाइगोट को हम वापस फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं ब्लॉकेज के आगे, और फिर नॉर्मल ग्रोथ होती है फीटस की। अब आता है गिफ्ट। गिफ्ट को बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बेसिकली इसका दूसरा नाम है सरोगेसी, जो आप लोगों ने बहुत सुना है। इसमें क्या होता है, transfer of ovum collected from donor into the fallopian tube of another female who can provide suitable environment is called for its fertilization and development। यहाँ पर दो होता है ऑप्शन, या तो IVF करो, मतलब स्पर्म और अंडा कलेक्ट करो, और फिर ये जो जाइगोट बन जाएगा इसको सरोगेट मदर की बॉडी में डालो, मतलब दूसरी हेल्दी मदर की बॉडी में डालो। और इसका दूसरा ऑप्शन होता है कि ये जो सरोगेट मदर है, समझो जिस फीमेल का मुझे अंडा चाहिए, समझो मेरा यूटेरस हेल्दी नहीं है, जैसे शिल्पा शेट्टी का दूसरा बच्चा सरोगेसी से हुआ है, शाहरुख खान का तीसरा बच्चा सरोगेसी से हुआ है। अगर मेरा यूटेरस हेल्दी नहीं है तो मेरा अंडा लेंगे और इसको दूसरे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे। तो मेरा अंडा लिया, इसको दूसरे फीमेल के सरोगेट मदर के फेलोपियन ट्यूब में डाला, फिर मेरे हस्बैंड का स्पर्म लिया, क्या लिख रही हूँ मैं, हस्बैंड का स्पर्म लिया, इस स्पर्म को भी इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डाला, और फिर नेचुरल फर्टिलाइजेशन हुआ और नेचुरल ग्रोथ हुई। अब यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ पर अंडा मेरा है, स्पर्म मेरे हस्बैंड का है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ सरोगेट मदर की बॉडी में होने वाली है। तो बच्चे का डीएनए किसके जैसा होगा, सरोगेट मदर के जैसा होगा या मेरे और मेरे हस्बैंड जैसा होगा? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। अंडा मेरा है, स्पर्म मेरा है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स मेरे हैं, 23 क्रोमोसोम्स मेरे हस्बैंड के हैं, और इससे जो जाइगोट बना है वो जाइगोट में हमारे क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जाइगोट मैं दूसरे वुमेन की बॉडी में डाल रही हूँ ताकि उस जाइगोट की ग्रोथ हो सके। उस जाइगोट को सरोगेट मदर से सिर्फ खाना मिलने वाला है, तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसके पास जो डीएनए होगा वो मेरे और मेरे हस्बैंड से मैच करेगा या सरोगेट मदर से मैच करेगा? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर हम इस टेक्निक को गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने गैमेट को ट्रांसफर किया फेलोपियन ट्यूब में। ये टेक्निक डेवलप क्यों की गई थी? क्योंकि इफ द एंट्रेंस टू ओविडक्ट और द अपर सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड, मतलब फीमेल का ये जो यूटेरस है, अगर उनका ये वाला सेगमेंट ब्लॉक है तो हम गिफ्ट मेथड करते हैं, गैमेट को यहाँ पर डाल देते हैं, अपनी फीमेल का गैमेट लेके यहाँ डालेंगे, अपने मेल का स्पर्म लेके यहाँ फ्यूज करेंगे सरोगेट मदर के यूटेरस में। ये सरोगेट मदर का मतलब, देखो यहाँ पर एंट्री ब्लॉक है ना, तो मैं इस यूटेरस में तो कुछ नहीं कर सकती, तो मैं सरोगेट मदर का यूटेरस लूंगी, उसका एंट्री ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपना अंडा इंजेक्ट करूंगी और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट्स हमारा रहेगा पर बॉडी किसी और की रहेगी। Okay, in this procedure, ova and sperm are directly injected into the region of oviduct, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, ब्लास्टुला बनेगा जो यूटेरस में एंटर करेगा। इसका सक्सेस रेट कितना है? 30%। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पर हम एक ही स्पर्म लेते हैं और उसको सीधा अंडे के साइटोप्लाज्म में डालते हैं। स्पर्म का काम कम कर देते हैं, स्पर्म का कॉम्पिटिशन कम कर देते हैं। यहाँ पर हम एक सिंगल स्पर्म लेके उसको डायरेक्टली अंडे के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन दोनों सेम मेथड है, दोनों में हम आर्टिफिशियली सीमेन देने वाले हैं। या ये टेक्निक कब किया जाता है? जब मेल्स का स्पर्म काउंट लो होता है, तो हम आर्टिफिशियल सीमेन लेते हैं, ठीक है, स्पर्म कलेक्ट करते हैं, और क्या करेंगे, अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हो तो हम स्पर्म को यहाँ रिलीज करेंगे सर्विक्स में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म को मैं यहाँ रिलीज करूंगी और फिर इसके आगे स्पर्म अपने आप जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, मुझे सर्विक्स में स्पर्म को छोड़ने का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं सर्विक्स में रिलीज करूंगी तो स्पर्म उधर ही मर जाएंगे। तो अगर आपने सर्विक्स में रिलीज किया स्पर्म को तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं,
लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप अपने स्पर्म को सर्विक्स में नहीं रिलीज करोगे, आप उसको यूटेरस में रिलीज करोगे। आपने एक स्टेप और कम कर दिया, तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। ये सेम इसके जैसा ही है, बस लोकेशन अलग है। यहाँ पर हम सर्विक्स में रिलीज करते हैं, यहाँ पर हम यूटेरस में रिलीज करते हैं, बस काम कम कर देते हैं स्पर्म का। नेक्स्ट आता है स्पर्म बैंक। अब स्पर्म बैंक के बारे में क्या बोला गया है, ये तो विकी डोनर मूवी का है कॉन्सेप्ट है, सबने देखा हुआ है कि स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे ह्यूमंस अपना स्पर्म स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह करते हैं जो अभी बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, बट बाद में उनको बच्चा चाहिए तो वो स्पर्म डोनेट करके, मतलब अपना स्टोर करके रखते हैं। द सीमेन इज प्रोवाइडेड बाय हेल्दी मेल्स कॉल्ड स्पर्म डोनर्स। ये स्पर्म को हम कहाँ स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। -196 डिग्री सेल्सियस में हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। यस, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज क्रायोप्रिजर्वेशन। जब भी यूज करना रहेगा हम इसको वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे और आईवीएफ करेंगे। अडॉप्शन के बारे में क्या बोला गया है, ये एक लीगल प्रोसेस है जहां पे एक सिंगल इंसान बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। आपको शादीशुदा होने की जरूरत नहीं है, शादीशुदा रहोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंगल मदर बनना है, सिंगल फादर बनना है तो भी आप अडॉप्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ आपके कैरेक्टर्स फुलफिल होने चाहिए। एन अडॉप्टिव पेरेंट शुड बी मेडिकली फिट। आपको खुद को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए, और जो इंसान बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है उसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। आप खुद 18 साल के और बच्चा अडॉप्ट करोगे तो गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी। और अपर एज कुछ भी चलेगा, 50 साल 60 साल, आपकी उम्र 50 साल भी है तो भी चलेगा, लेकिन आप 21 से कम के नहीं होने चाहिए बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। दीज आर सम कंडीशंस। So here we are finally done with this chapter. अब मैं स्टार्ट करूंगी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक बार इस चैप्टर के सारे PYQs देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। एम्ब्रियोनल नॉब के पास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, सेल्स ऑफ रॉबर। ये मैंने पूरा सब डिटेल लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे तो डायग्राम लेबल करना है, टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के हॉर्मोन्स का क्वेश्चन है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर टी तो कॉपर वाला है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, दिस इज हार्मोन वाला। एग्जाम्पल देखो, पीछे जाओ और एग्जाम्पल देखो, LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ये दो हार्मोन वाला है, तो आंसर आएगा डी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस और जर्म लेयर्स पढ़ लिया है। कॉर्पस अल्बिकन्स डीजेनरेट होके, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होके कॉर्पस अल्बिकन बनाता है। फुल फॉर्म ऑफ द टर्म जिफ्ट अब भी हमने पढ़ा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ह्यूमन स्पर्म और एग के बीच का डिफरेंस, टेस्टिस का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम कहाँ होती है, स्पर्म के हेड में, यानी कि एक्रोसोम के पास। इनफर्टिलिटी क्या होता है हमने अभी पढ़ा। वुमेन का अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो फिर हम कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इफ द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक तो हम इसको देंगे जिफ्ट, और फिर जिफ्ट को एक्सप्लेन करो। और स्पर्म बैंक क्या होता है, एक्सप्लेन करो। तो ऐसे क्वेश्चंस, मैंने आपको बोला आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो एक ही चीज बोलूंगी, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि अब लेक्चर्स थोड़े और जल्दी जल्दी आएंगे और ज्यादा लेक्चर्स आएंगे, चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मुझे भी ना मोटिवेशन चाहिए, आप लोग ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो मैं जल्दी जल्दी लेक्चर्स लाऊंगी। आप लोग कम शेयर करोगे, कम लाइक करोगे तो मैं स्लो लेक्चर्स लाऊंगी, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो अब आप कैसा रिस्पॉन्स दिखाते हो उसके बेसिस पे मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगी। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स उतने ज्यादा लेक्चर्स, जितने कम लाइक्स और कमेंट्स उतने कम लेक्चर्स, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। सिंपल, I want motivation to help you people, and you can do it only by subscribing to the channel, sharing it, liking it and commenting on it. तो चैप्टर समझ में आया हो तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट कर दो, and I will start with next chapter soon. So bye bye everybody, all the best, take care, see you soon.